हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का साइंस का पेपर विज्ञान का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसके अंदर हमने 24-25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चलेगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे अच्छे से, जिससे कि आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सके। तो 24 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, अब हम 25th क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही साथ में करेंगे। गर्मी के मौसम में पानी रखने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज टू पुट वाटर इन ड्यूरिंग समर सीजन एंड वाई? तो देखो क्या कह रहे हैं, गर्मी में पहले तो किसका करेंगे, क्ले पॉट का या ग्लास प्लॉट का? तो सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा, क्ले पॉट का। हम मटके का यूज करेंगे गर्मी के सीजन में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब क्यों करते हैं, क्योंकि मटके के अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे टाइनी से पोर होते हैं, जिससे क्या होता है इवेपोरेट होता है और जो पानी है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसीलिए हम मटके का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से आंसर को लिखेंगे हम। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या कहा गया, मिट्टी से बने बर्तन में जैसे कि मटका या सुराही में आदि में असंख्य महीन छिद्र होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से बर्तन में भरा जल रिसकर बाहर आ जाता है और वायुमंडल की गर्मी से वाष्पित हो जाता है। तो इन छिद्रों से क्या होता है, जो पानी है वो बहुत छोटा छोटा पानी बहुत बूंदों के रूप में बाहर आता है और वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो मटका है उसका टेम्परेचर कम रहता है और जो हम ये कहेंगे मटका है जो ठंडा रहता है, जिसकी वजह से उसका पानी क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो देखिए आंसर, यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले सच एज मटका जग हैव इनमेरेबल फाइन होल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं इसके अंदर, फाइन होल्स होते हैं। द वाटर फिल्ड इन दीज वेसल्स सीप्स आउट थ्रू दीज होल्स एंड इवेपोरेटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, जो मटका है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और पानी उसका ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 35 किग्रा द्रव्यमान की एक लड़की 10 सेकंड में 12 सीढ़ियां चढ़ती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो शक्ति ज्ञात कीजिए। अ गर्ल मास 35 रन अप अ लैडर टू 12 स्टेप इन 10 सेकंड। इफ द हाइट ऑफ द ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर फाइंड द पावर। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले द्रव्यमान mg कितना हो जाएगा, 35। अब इसे मैं न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10 मीटर सेकंड से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350 न्यूटन आ जाएगा। अब ऊंचाई, हाइट कितना जो चल रही है 12, उसने स्टेयर्स है और उसकी हर, जैसे कि ये स्टेयर है तो हर स्टेयर की जो ऊंचाई है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और टोटल कितनी है, 12 है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 2.4 मीटर हो जाएगी। टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड। अब शक्ति या पावर कितनी है, इसका फॉर्मूला होता है mgh डिवाइडेड बाय t। तो m कितना है, 350, और जो h है वो mg कितना है, 350, और h कितना है, 2.4 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको सोल्व करेंगे तो 84 वोल्ट यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी के और में एक क्वेश्चन दिया गया है कि बल द्वारा किया गया कार्य या तो ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक हो सकता है। प्रत्येक स्थिति का एक उदाहरण दीजिए। द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच कंडीशन। तो देखो क्या है कि काम जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। पहले तो अगर कोई काम हम उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अगर हम एक अलमीरा को धक्का लगा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा बल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और जो अलमीरा है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब हम कुछ काम कर रहे हैं और उसका क्या है, रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब यहां से काम किया जा रहा है और यहां से किया जा रहा है, तो इस समय ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले आंसर को समझते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आंसर देखिए, जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर चलती है तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। मतलब कि एक अलमीरा, यहाँ आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि एक अलमीरा यहाँ लगी है और उसको इस तरह से धक्का दिया जा रहा है, तो धक्का देने वाला भी इधर है और वो बल भी इस तरफ लगा रहा है, तो ऐसा बल क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। मतलब यहां से आप रस्सी खींच रहे हो, मान लो यहाँ पे कोई चीज रखी है, उसको आप रस्सी खींच के इस तरफ ला रहे हो, आप यहां से फोर्स कर रहे हो, यहां से फोर्स कर रहे हो, बल इधर से लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। मतलब कि देखो बल क्या है, आप उल्टी दिशा में लगा रहे हो, विपरीत दिशा में लगा रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो बल है वो ऋणात्मक हो जाएगा। देखो क्या कहा गया है, when an object move in horizontal surface the force and displacement in same direction। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होती है तब हम उसको क्या कहते हैं, hence work is done पॉजिटिव। बस ये लाइन याद कर लो कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं,
उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। जब क्या हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स लगाई जा रही है और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो, मतलब फोर्स भी इधर से लगाई जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर, आप किसी चीज को खींच रहे हो, कुछ भी आप लगा लो, चाहे एक घोड़ा हम ये कह सकते हैं कि एक अलमीरा को बांध कर खींचा जा रहा है अपनी तरफ, तब भी वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। और उसको धक्का लगाया जा रहा है अगर अलमीरा को, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि धक्का आप उसी डायरेक्शन में लगाओगे जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप दोनों ही एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख दिए सकते हैं, समझना अभी जरूरी है। अब हम देखते हैं सेक्शन सी, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, अब 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, समस्थानिक और समभारिक से किस प्रकार भिन्न है, मतलब कि हाउ आर द आइसोटोप डिफरेंट फ्रॉम द आइसोबार्स। आइसोटोप आइसोबार से किस तरह से डिफरेंस है। समस्थानिक के 3 उपयोग बताइए, राइट 3 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। तो दोनों ही क्वेश्चंस को ए और बी को हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखिए आइसोटोप। Isotope, such atom of same element whose nuclei have the same number of proton and different number of neutron। जिसके अंदर क्या होता है, सेम नंबर प्रोटॉन्स के सेम नंबर होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो अलग अलग होते हैं, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। जबकि हम कहते हैं आइसोबार क्या है, सच एटम डिफरेंट एलिमेंट वूज हैव न्यूक्लियाई डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसके अंदर प्रोटॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे गलत लिखा गया, न्यूट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो डेफिनेशन को समझो, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जहां पे प्रोटॉन सेम होता है और न्यूट्रॉन अलग होता है, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। और आइसोबार हम किसको कहते हैं, जहां पे प्रोटॉन सेम होता है और न्यूट्रॉन्स क्या हो, जहां पे प्रोटॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसे आइसोबार्स कहते हैं। अब 3 एप्लीकेशंस बतानी थी, तो देखो क्या कहा गया, देयर आर 3 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप इन पावर जनरेशन, इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजन एंड द डिटरमाइन ऑफ द एज ऑफ रॉक की एज को पता करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो आइसोटोप है उसका यूज करते हैं। देखिए आंसर, समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। नाभिकों में क्या है, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, उसे समस्थानिक कहेंगे। समभारिक विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या भिन्न तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उन्हें समभारिक कहते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत, अब इनका हमें उपयोग बताना था, क्या क्या है, विद्युत के उत्पादन पे, विस्फोट तैयार करने में, चट्टानों की आयु पता लगाने में हमें क्या किया जाता है, समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहा गया, जंतुओं में कोशिका के पास किन किन गैसों का आदान प्रदान होता है, विच गैसेस वर एक्सचेंज एट द साइट ऑफ द सेल इन एनिमल। तो एनिमल की सेल हो चाहे प्लांट की सेल हो, मेनली कौन कौन सी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों ही गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक सेल से दूसरी सेल में ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है। हम ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज किसका होता है, दोनों ही में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, वाई सेल इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। तो कोशिका सेल ही एक ऐसी एक छोटी यूनिट है जो क्या होती है, स्ट्रक्चर, उसकी जो एक संरचना है वो फिक्स होती है और उसका कार्य क्या होता है, फिक्स होता है, और यही सारी सेल्स मिलकर क्या करती है, पूरी बॉडी को यूनिट बनाती है, पूरी बॉडी का काम करती है। इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। देखो आंसर में क्या लिखेंगे, कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है, इसकी संरचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। इसकी ये हटा दीजिए, कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होता है। अलग अलग कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है। कोशिकांगों के कारण ही कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। और कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि हर एक कोशिका की संरचना अलग अलग होती है और हर एक कोशिका का कार्य अलग अलग होता है और फिक्स होता है, ये कार्य यही कोशिका करेगी। इसीलिए हर कोशिका की संरचना और क्रियात्मक क्या इकाई कहते हैं। क्या कहा गया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, इट इज फॉर्म बाय द मेनी सेल्स, द शेप एंड साइज ऑफ सेल correspond to their specialized functions. Due to the cell organelles, a cell survive and perform its all function. Hence, the cell is called that structural and functional unit. क्या कहा गया है कि सेल एक बेसिक जो एक ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मैनी सेल से बना हुआ है और हर एक सेल की शेप एंड साइज क्या है, अलग अलग है। ड्यू टू दिस, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इसके अंदर वो उसका फंक्शन करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहा गया, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, नामांकित चित्र भी बनाइए। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑल्सो ड्रा अ लेबल डायग्राम। तो न्यूरॉन का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका डायग्राम हम देखते हैं। तो देखो ये रहा न्यूरॉन का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, हिंदी में आप इस तरह से न्यूरॉन लिख सकते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, कुछ नहीं करना, बस इस तरह से आप इस डायग्राम को बनाइए। और 5 नंबर के डायग्राम में भी आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे केंद्रक लिख दीजिएगा, डेंड्रॉइड, एक्सॉन, डेंड्राइड और एक्सॉन लिख दीजिएगा, और नर्व एंडिंग, बस ये 4 नाम लिखने हैं इसके अंदर, और आपको 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ से आप कर लीजिएगा। इसमें अपने डायग्राम अपने 6.12 में आप अपना डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इसके घटक क्या है। व्हाई ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। देखो क्या आंसर है, ब्लड इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज लिक्विड। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो क्या है, लिक्विड है, इन विच सेल आर स्कैटर्ड, दैट्स व्हाई ब्लड इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें कौन कौन से इसके फैक्टर्स है, देखो प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स याद होने चाहिए बिल्कुल आपको, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। देखो क्या कहा गया, रक्त को तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अंतराकोशिकीय पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसीलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स रक्त के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बाद में करवाऊंगी, पहले हम जो रिटन क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। ये देखो 31 भी बाद में करवाऊंगी भी आपको, और 32 भी क्वेश्चंस बाद में कराऊंगी। फर्स्ट हम 33 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या कहा गया है, कृषि को लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न फसल पैटर्न क्या है, किन्हीं 3 पर चर्चा कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न अडॉप्ट टू मैक्सिमम बेनिफिट, डिस्कस इन एनी 3। तो इसका आंसर देखिए कौन कौन से होंगे, मिश्रित फल, अंतरफल और फसल चक्र, मिक्स्ड क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इनको आपको एक्सप्लेन करना है। मिश्रित क्रॉप क्या होता है कि अलग अलग फसल्स को आप इस तरह से लगा सकते हैं। अंतर क्रॉप में मतलब कि 2 फसल के बीच में इस तरह से यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि आप कौन सी फसल लगाएंगे, मतलब यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम और यहाँ पे अलग। और मिश्रित में कि अलग अलग फसल लगा रहे हैं। फसल चक्र का मतलब कि आपने 3-4 फसल का सीजन वाइज, इस सीजन में ये लगेगी फिर ये लगेगी, इस तरह से एक रोटेशन बना दी है। तो ये हो जाएगा मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। अब आता है खंड डी या सेक्शन डी, जिसके अंदर 34 से 36 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से करने हैं उनको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, यहाँ पर देखते हैं, ये रहा, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए, उनमें उपस्थित आयन और ऋणायन भी लिखिए। Write down the chemical formulas of the following components. Also write the ions, cation and anion present in them. Okay, सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले देखो सोडियम नाइट्रेट को किस तरह से लिखते हैं, ये सोडियम और ये नाइट्रेट हो गया। अब इसके अंदर हमें बताना है धनायन और ऋणायन। तो Na क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और NO3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। सेकेंड उन्होंने पूछा है अमोनियम सल्फेट। तो देखो अमोनियम सल्फेट में क्या होगा, NH4 की ट्वाइस और SO4, ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका यहाँ पर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम सल्फेट का। अब इसके अंदर अमोनियम आयन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और SO4 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये इसके धनायन, कैटायन और एनायन हो जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने पूछा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या होगा, Al2 और O3 क्या हो जाएगा, Al2 और O3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। Al क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Al2 प्लस हो जाएगा, और O3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करते हैं Al2 और O3 की, कैटायन और एनायन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, जिसको हम देखते हैं क्या कहा गया है, आयन क्या होते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, स्थिर अनुपात का नियम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकों में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात क्या है, और परमाणुकता को परिभाषित कीजिए। इन तीनों ही क्वेश्चंस को हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इनका आंसर। तो देखिए फर्स्ट में क्या आंसर हो जाएगा, आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं, इन कणों पर ऋण और धन आवेश होता है। ऋण आवेशित को ऋणायन कहते हैं और धन आवेशित को धनायन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल ऐसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या है, धनायन है, जबकि क्लोराइड क्या है, ऋणायन है। एक आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पूछा गया था कि किसी रासायनिक यौगिक में अवयव तत्वों के भारों का अनुपात एक निश्चित अनुपात में होता है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात कहते हैं। किसी भी रासायनिक यौगिक में जो तत्व होते हैं ना, ध्यान से समझो क्या
कहा गया है, पहले तो आयन समझ में, जिसपे भी कुछ प्लस और नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम क्या कह देंगे, आयन कह देंगे। सेकंड क्या है कि कोई भी रासायनिक यौगिक है उनमें जो अवयवी तत्व है ना उनमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, उसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब उन्होंने पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12 है, और जबकि ऑक्सीजन का हम बात करते हैं, ऑक्सीजन का क्या है, क्योंकि कार्बन का एक अणु है, जबकि ऑक्सीजन का कितना, देखो यहाँ पे हटा के बताती हूँ, CO2 है ना, इस तरह तक। तो कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन में एक में कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 32, तो अनुपात कितना हो गया 12:32 का अनुपात हो गया। लेकिन अब इसको कट कर दो क्योंकि रिड्यूस फॉर्म निकालनी होता है, 3/8 का यहाँ पर अनुपात हो गया। नेक्स्ट पूछा गया था परमाणुकता क्या होती है, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम परमाणुकता कहते हैं। देखिए क्या कहा गया है, चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड आयंस। आयन आर चार्ज पार्टिकल हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज called anion and the positive charge called an cation. Sodium chloride consists positive sodium ions and negative chloride ion present in the consist particles. अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, देयर इज ऑलवेज डेफिनेट रेशियो ऑफ द वेटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट इन अ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, कार्बन डाइऑक्साइड में पूछा था, तो CO2 में अभी समझाया मैंने, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है CO2 का, C का कितना है 12 ग्राम, और O का कितना होता है 16, लेकिन O कितना है 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा 12/32, और आंसर कितना आ जाएगा 3.8। उसके बाद एटोमिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एटोमिसिटी। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं तीनों ही, व्हाट आर आयंस, और ये तीनों ही क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक प्रयोग के दौरान रीमा ने एक द्रव्य में कुछ किशमिश रखी, कुछ देर बाद उसने देखा कि किशमिश का आकार बदल गया, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। उस विलयन की प्रकृति या प्रकार क्या हो सकता है जिनमें इन किशमिश को रखा गया होगा, इस परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। क्या होगा यदि हमने इन फूली किशमिश को चीनी के अत्यंत संतृप्त विलयन में रख दिए। पहले हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं क्या है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट रीमा प्लेस्ड अ फ्यू रेजिन इन अ लिक्विड, आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व दैट शेप ऑफ द रेजिन चेंज एंड शो इन द पिक्चर। What could be the nature type of the solution in which these resin are placed? Explain the reason for the change. What will happen if we put these resin in a highly saturated sugar solution? तो देखो सबसे पहले क्या है, किशमिश ली उन्होंने और उसको क्या किया, वाटर में डाल रख दिया। वाटर में रखने से क्या हुआ, जैसे कि देखो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, ये हमने किशमिश ली, जब इसको हमने पानी के अंदर रख दिया तो क्या होगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये, तो क्या होगा, पानी इसके अंदर जाएगा। जब पानी इसके अंदर जाएगा तब क्या हो जाएगा, जो किशमिश है वो स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, ये सॉल्यूशन कैसा था, हाइपोटोनिक। ठीक है, अब सेकंड में क्या बात आती है, सेकंड में अब इसको हमने क्या रख दिया, बहुत ज्यादा चीनी जिसके अंदर है हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रख दिया, तो अब क्या आएगा, बाहर कैसा सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। बाहर कैसा हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया तब क्या होगा, जो पानी है वो क्या होगा, किशमिश से बाहर आएगा, और जो सेल है वो क्या हो जाएगी, जो सेल मतलब कि जो किशमिश है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, एकदम क्या हो जाएगी, पानी उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या होगा यहाँ पे, व्हेन रेजिन आर प्लेस्ड इन वाटर, वाटर कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दे स्वेल ड्यू टू द एंडोऑस्मोसिस। क्या होगा, पानी क्या होगा, वाटर जो है उसके अंदर जाएगा, रेजिन के अंदर जाएगा, जिससे कि वो क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी। वाटर विद द हायर कंसंट्रेशन एंटर इन द रेजिन, वो ये क्या, वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा। सेकंड क्या है, व्हेन रेजिन आर प्लेस्ड इन अ शुगर सॉल्यूशन, जो कि क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दे विल स्ट्रिंक ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस, मतलब कि अब पानी क्या हो जाएगा, बाहर, एक्सो मतलब कि बाहर निकल जाएगा, ऑस्मोसिस। देखो हिंदी में किस तरह से लिखेंगे, जब किशमिश को पानी यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि अति संतृप्त असंतृप्त, इसको थोड़ा हिंदी में आप देख लीजिएगा, आपका ये जो सेल वाला चैप्टर है वहां से लिया गया है, में रखा जाता है, तो वो एंडोस्मोसिस के कारण क्या होती है, फूल जाती है, पानी अंदर जाता है, अति उच्च सांद्रता वाला पानी किशमिश में प्रवेश करता है। जब किशमिश को चीनी के घोल में डाला जाता है, जो कि कैसा है, हाइपरटोनिक घोल है, में रखा जाता है, तो एक्सोस्मोसिस के कारण जो सेल है, या जो हम ये कहते हैं कि जो किशमिश है वो सिकुड़ जाएगी। अब इसके और में क्वेश्चन है, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ प्लांट एटलीस्ट 6 पार्ट, आपको क्या करना है, उसका नामांकन करना है, उसका डायग्राम बनाना है। तो आइए देखते हैं आंसर।
देखिए ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है। प्लांट सेल और एनिमल सेल को अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा। सबसे बाहर देखो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे सेल वॉल लिखेंगे, क्योंकि प्लांट सेल है ना, सेल वॉल लिखेंगे, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली, सेंटर में न्यूक्लियस या केंद्रक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लांट सेल की बात है तो आपको बड़ी वैक्यूल दिखानी पड़ेगी, रक्तधानी दिखानी पड़ेगी। अच्छा एक सेकेंड, प्लांट सेल और एनिमल सेल, अब इसके अंदर यहाँ पे प्लांट सेल ही पूछी गई है, लेकिन आपको दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल दोनों ही पढ़ने हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लेबलिंग जरूर, आप जैसे साइटोप्लाज्म आप लिख देंगे, इसके अंदर लेबलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर दोनों में डिफरेंस आ सकता है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करके जानी। जैसे कि पहले वाले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि देखो लार्ज वैक्यूल होती है, इसके अंदर बड़ी राजधानी होती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होकर नीचे की तरफ हो जाता है, थोड़ा साइड में हो जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम को आप जरूर पादप और प्लांट सेल और एनिमल सेल को जरूर अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कारण बताने हैं। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 5 नंबर के हैं। आइए देखते हैं क्या कहा गया है। रुकी बस तेज गति से चलने पर यात्री किस दिशा में धक्का महसूस करेगा या गिरते हैं। जब एक बस रुकी हुई बस है, एकदम से चलती है, तो धक्का किस तरफ महसूस करेंगे हम, पीछे की तरफ धक्का महसूस करते हैं ना। ठीक है, अब इसका रीजन देख लेंगे क्या है। एक फील्डर कैच पकड़ते समय गेंद के साथ धीरे धीरे अपना हाथ नीचे खींचता है। जब वो कैच लेता है तो अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लिखता है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये भी तीनों के आंसर लिखवाऊंगी। समान वेग से गतिमान ट्रक और एक कार के बीच किसका संवेग अधिक होगा, क्योंकि देखो चाहे समान वेग से गतिमान ट्रक चल रहा हो या कार चल रही हो, तो जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसी का क्या होगा, संवेग ज्यादा होगा। क्वेश्चन देखिए, इन विच डायरेक्शन डज द पैसेंजर फॉल व्हेन अ बस एक्सीलरेट फ्रॉम द रेस्ट। अ फील्डर पुल हिज हैंड ग्रेजुअली विद हिज द मूविंग बॉल व्हाइल होल्डिंग अ कैच। Which will have greater momentum between a truck or a car moving with a same velocity। तीनों ही क्वेश्चंस करते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम। यहाँ पे किस नियम के कारण, जड़त्व के नियम, कि जब कोई वस्तु पर बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता तब तक वह क्या है, विरामावस्था में रहती है। तो क्या होगा, वो तो अपनी विरामावस्था में, लेकिन एकदम से गाड़ी चल पड़ेगी, लेकिन वो वस्तु जो पैसेंजर बैठा है वो उसी पोजीशन में रहता है, इसलिए वो पीछे की तरफ गिरता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम। सेकेंड क्वेश्चन में, क्योंकि कैच पकड़ने का समय बढ़ जाएगा और बदले में गति को कम कर देगा, जो क्या होगा, एकदम से फ्रिक्शन है उसको कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर बटा समय। ध्यान से समझो क्या कहा गया है। क्यों हाथ नीचे की तरफ करता है, क्योंकि एक तो समय बढ़ जाएगा, जब समय बढ़ जाएगा तो जो परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या हो जाएगा, जो बल है वो क्या, फोर्स कम लगेगी ना, एकदम चोट कम लगेगी अगर वो धीरे से हाथ अपने नीचे कर लेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान ट्रक का संवेग उसी गति से चलती हुई कार की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक होता है। क्यों, दोनों अगर बराबर स्पीड से चल रहे हैं, संवेग से चल रहे हैं, लेकिन जो संवेग है वो किसका कम ज्यादा होगा, जो ट्रक है उसका ज्यादा होगा, क्योंकि उसका वेट क्या है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, द लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट दैट unless an extreme force act on an object will remain at its प्रेजेंट स्टेट ऑन रेस्ट और मोशन। अगर कोई भी चीज उसी पोजीशन में है और एकदम से उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है, किसी मतलब गाड़ी के अंदर कोई बैठे है, तो क्या है, वो उसी पोजीशन में, जो पैसेंजर है वो उसी पोजीशन में रहता है, लेकिन गाड़ी चल पड़ती है, तो इसीलिए क्या है, पैसेंजर पीछे की तरफ धक्का, पीछे उसको लगता है कि पीछे की तरफ धक्का लगा है, तो इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड में क्या था, बिकॉज इंक्रीज द होल्डिंग टाइम विच टर्न रिड्यूस द मोमेंटम, मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम एंड डिवाइडेड बाय टाइम। The momentum of a moving truck is greater than that is a car moving the same speed because the mass of the truck is greater। जो ट्रक का मास है वो क्या है, ग्रेटर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई कर रहे हैं। सेक्शन ई में 37 to 39 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 37 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना है, जिसे पदार्थ कहते हैं। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण किया जाता है। अवयवों की प्रकृति के आधार पर मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या है, जिसके अंदर सेम अवयव होंगे, जिसमें अलग अलग तरीके के अवयव होंगे, उसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे। तो अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक छात्र ने परख नली में 50 मिलीलीटर पानी में अंडे के सफेद भाग की कुछ बूंदे मिलाई। पानी में अंडे की सफेद, तो इस प्रकार में किस प्रकार का मिश्रण निर्मित होगा, पहले इंग्लिश में रीड कर लेते हैं एक बारी। मिक्सचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कंसिस्ट बाय अ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर वाटर ऑफ matter known as the substance, depending upon the nature of the component that have from a mixture we can have different type of mixture, homogeneous and heterogeneous। देखो अब क्या कहा जाता है, क्वेश्चन देखो आगे क्या रीड कहा गया है। A student mix a few drop of egg white 50 ml water in a test tube।
व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में क्या है, वाटर है और एग वाइट है, तो ये कैसा होगा, हेट्रोजिनस। ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोजिनस। या हम इसको लिख देंगे विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा है उन्होंने, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्रण और यौगिक बताइए। तो देखो मिश्रण में क्या हो गया, अलग अलग, अभी हमने पढ़े अलग अलग उसके अंदर जो अवयव होंगे, लेकिन जो यौगिक है उसके अंदर सेम अवयव होंगे। जैसे कि अगर हम मिश्रण की बात करते हैं तो रक्त क्या है, एक मिश्रण है। मिट्टी क्या है, एक मिश्रण है। हवा क्या है, एक मिश्रण है। पानी, पानी क्या हो जाएगा, यौगिक, क्योंकि यौगिक में फिक्स होता है, यौगिक में जो अवयव है वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। अब H2O ही वाटर बनेगा, H3O को हम वाटर नहीं बना सकते, तो ये क्या है, फिक्स है, इसलिए हमको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। दूध में क्या हो जाएगा, दूध भी एक मिश्रण होगा। और नमक, नमक क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो नमक और पानी यहाँ पे यौगिक हो जाएंगे, बाकी सभी यहाँ पर मिश्रण हो जाएंगे। यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मिक्सचर एंड कंपाउंड। कंपाउंड में तो ब्लड, सोयल, एयर, मिल्क, ये सब क्या हो जाएंगे, मिक्सचर हो जाएंगे। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप निलंबन मिश्रण किस तरह से तैयार करेंगे। निलंबन मिश्रण क्या होता है, देखो एक आपने पानी लिया और उसके अंदर आप मिट्टी डाल दो, तो जो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, निलंबन मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। अब हाउ विल यू फॉर्म अ सस्पेंशन मिक्सचर, क्या करेंगे, जब एक ग्लास आप लीजिए पानी, उसके अंदर मिट्टी डाल दीजिए, वो जो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन मिक्सचर हो जाएगा। अब इसका आंसर देखते हैं, इसके साथ पहले दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, उदाहरण से समझाइए। क्या कहा गया है, बर्निंग कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एक्सप्लेन। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से समझो। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम क्या होता है, मेल्ट होता है। तो जब मोम मेल्ट होता है तो स्टार्टिंग में भी मोम था, मेल्ट होने के बाद में भी मोम बना है, तो वो क्या हो गया, इसका फिजिकल चेंज। लेकिन रासायनिक रिएक्शन भी होती है, क्योंकि कैंडल जब जलती है तो CO2 रिलीज होते हैं, धुआं निकलता है, तो क्या है, कुछ नई चीज फॉर्म हो रही है, जो हम उसे तो कहते हैं ना केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन, जब कुछ नया बनता है। तो कैंडल जलाने से धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नया बन रहा है, इसलिए ये रासायनिक भी, और मोम तो मोम ही रह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका भौतिक या फिजिकल चेंजेस। तो आइए देखते हैं दोनों ही आंसर। देखो क्या है, in the process of melting of wax is a physical change because wax can be brought back to solid state and no new substance is formed. And when wax vapor burn, smoke and carbon dioxide gas are produced, which are new substance. This is called chemical changes. तो दोनों ही हो रहे हैं physical and chemical changes. देखो यहाँ पे फर्स्ट निलंबन वाला क्वेश्चन। निलंबन एक विषम जातीय अथवा विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में बहुमात्रा में निलंबित रहते हैं, जैसे कि गदला पानी, बुरादा, जल का मिश्रण, चॉक पाउडर या जल का मिश्रण। ये क्वेश्चन अभी इंग्लिश मीडियम में रह गया, अभी करवाती हूँ वहां पे भी। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रक्रम में मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम को दोबारा ठोस अवस्था में लाया जा सकता है, उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि मोम के वाष्प जलते हैं तो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं, जो कि नए पदार्थ बनाते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। यहां से देखिए, A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve or largely suspend throughout the in medium. For example, muddy water, sweat water mixture, chalk powder and water mixture. हम देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन 38 क्वेश्चन। देखो 38 क्वेश्चन में क्या कहा गया, फटाफट रीड करते हैं। एक खेल प्रतियोगिता के दौरान एक एथलीट बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ जीत भी जाता है, लेकिन फिनिशिंग लाइन पार करने के ठीक बाद उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। मेडिकल जांच से पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है, लिगामेंट या स्नायु फट गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिगामेंट किसे कहते हैं, मांसपेशियां अस्थियों से कैसे जुड़ी होती है, क्या अस्थि एक संयोजी ऊतक है, इसकी संरचना के आधार पर बताइए। उस ऊतक का नाम बताइए जो शीर्ष पर स्थित होता है और उसकी घिसने अथवा टूटने से रक्षा करता है। यह ऊतक नाक, बाहरी कान में भी मौजूद होता है, उसकी दो विशेषता बताइए। अच्छा, एक बार पहले क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि लिगामेंट किसको कहते हैं, तो जो बोन से बोन को जोड़ता है, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। जो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं, या उसे हम टेंडन कहते हैं। ठीक है। और क्या अस्थि एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल हाँ, अस्थि एक क्या है, एक संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक क्यों है, इसका आंसर हम उसमें देखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है ये वाला क्वेश्चन, अभी इंग्लिश मीडियम में भी समझते हैं। उस ऊतक का नाम बताइए जो अस्थियों के शीर्ष भाग पर होता है, तो उसको हम कहते हैं कार्टिलेज कहते हैं या उपास्थि कहते हैं उसको, क्योंकि वो क्या करता है, घिसने और टूटने से रक्षा करता है। इस ऊतक को नापने, और ये क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे कि बोन बहुत हार्ड होती है ना, तो ये जो उपास्थि है क्या होता है, सॉफ्ट होता है, नाक और कान के बाहरी हिस्से में भी मौजूद होता है। इसकी दो विशेषता बताइए। एक तो ये सॉफ्ट होता है, घिसने और टूटने से रक्षा करता है, यही इसका काम इन्होंने खुद ने ही दे दिया है।
ठीक है, अब एक बार इंग्लिश में रीड करते हैं, उसको समझते हैं। देखो क्या कहा गया, ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट एन एथलीट रन फास्ट एंड विन द रेस एंड जस्ट क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन ही मीट विद द एक्सीडेंट। ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इट इज फाउंड दैट हिज लेग बोन गेट फ्रैक्चर्ड एंड लिगामेंट इज। व्हाट इज लिगामेंट? अभी मैंने बताया बी प्लस बी कर दो। लिगामेंट में जब भी लिगामेंट आए बी प्लस बी मतलब कि बोन टू बोन, ठीक है। हाउ मसल्स आर अटैच टू द बोन, किस मसल्स जो है वो बोन से किस तरह से, ये मसल है और ये बोन है, तो इनका कनेक्शन किस तरह से जुड़ा होता है, उससे हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, ठीक है। इट इज अ बोन इज कनेक्टिव टिश्यू, यस बोन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। आंसर द फॉलोइंग इन द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, द नेम अ टिश्यू लोकेटेड इन द हेड ऑफ द बोन, कार्टिलेज, विच प्रोटेक्ट द वेयरिंग एंड टीयरिंग। दिस टिश्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज एंड आउटर ईयर। देखो नोज हिलाकर देखो हिल जाता है ना, ईयर हिलाकर देखो हिल जाता है, क्योंकि जो कार्टिलेज होते हैं वो होता बोन जैसे ही है लेकिन सॉफ्ट बोन होती है, उसको इस तरह से कह सकते हैं। राइट टू करेक्ट दिस। तो ये करते हैं सॉल्व। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, लिगामेंट इज ए फाइब्रस कनेक्टिव टू कनेक्ट टू बोन। लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ता है। टेंडन आर कोड ऑफ वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू मसल्स। टेंडन क्या करते हैं, बोन को मसल से जोड़ते हैं। थर्ड, बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट गिव शेप ऑफ द बॉडी बाय द फॉर्मिंग ऑफ स्केलेटन, इट सपोर्ट द मसल्स एंड सपोर्ट टू द मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दिस टिश्यू इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। अब नेक्स्ट है, कार्टिलेज एट द एंड ऑफ योर बोन रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है टू कीप देम फ्रॉम द रबिंग टुगेदर व्हेन यू यूज योर जॉइंट्स। इट इज ऑल्सो देन मेन टिश्यू इन सम पार्ट योर बॉडी एंड गिव देम देयर स्ट्रक्चर एंड शेप एंड स्ट्रक्चर देता है, फ्रिक्शन को कम करता है, ये इसके मेन फंक्शन हो गए, उसको कहते क्या है, कार्टिलेज। देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा, लिगामेंट या स्नायु कहते हैं इसको, एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो हड्डी को अस्थि से जोड़ते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कंडरा सफेद तंतु में संयोजी ऊतक के कॉर्ड हैं जो अस्थि को पेशी से जोड़ते हैं, ठीक है। मांसपेशी से कौन जोड़ता है, अस्थि, मतलब कि हड्डी हो जाती है। अब अस्थि एक संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है, यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है तथा मांसपेशियों को सहारा देती है, शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देने का काम करता है तथा यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अब है, आपकी हड्डियों के अंत में उपास्थि होती है जो घर्षण को कम करता है। क्या होती है, अभी उन्होंने पूछा कि क्या होती है, उपास्थि या कार्टिलेज भी लिख सकते हैं आप। जब आप अपने जोड़ों का उपयोग करते हैं तो उन्हें आपस में रगड़ने से रोकता है। ये आपके शरीर के कुछ हिस्सों के मुख्य ऊतक भी हैं और उनकी संरचना और उन्हें आकार देता है। आपको मेरे चैनल पर सभी सैंपल पेपर मिल जाएंगे, वहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हमारे कुछ 4-5 क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो उस वीडियो उसको भी देखकर अच्छे से क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा। थैंक यू गाइज।